बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी के 19 से 22 के पार्ट 1 के स्टूडेंट और 20 से 23 के पार्ट 1 के स्टूडेंट, आपका एग्जाम ओएमआर शीट पर ऑब्जेक्टिव हो रहा है। 20 से 23 वाले आपका जब डेट आएगा तब होगा। आर्ट्स से आप है बीए ऑनर्स कर रहे हैं, ऑनर्स आपका कोई भी है लेकिन पॉलिटिकल साइंस एज ए सब्सिडियरी है। तो इस वीडियो में जो बिहार विश्वविद्यालय ने अपने वेबसाइट पर मॉडल पेपर जारी की है उसका क्वेश्चन आंसर हम करवाने वाले हैं। तो पॉलिटिकल साइंस सब्सिडियरी का 1 से लेकर के 200 तक के क्वेश्चन आंसर हम आपको इस वीडियो में करवा देंगे। कुछ छात्र छात्राएं ये कह रहे हैं कि सर मेरा हिंदी ऑनर्स है तो पॉलिटिकल साइंस सब्सिडियरी है, तो मेरे वाले सब्सिडियरी का बताइए। कुछ छात्र ये भी कह रहे हैं कि सर मेरा हिस्ट्री ऑनर्स है और पॉलिटिकल साइंस सब्सिडियरी है, तो मेरा पॉलिटिकल साइंस सब्सिडियरी वाला बताइए। तो ऐसा नहीं है, आपका ऑनर्स कोई भी हो, सब्सिडियरी यदि पॉलिटिकल साइंस है तो सभी का सब्सिडियरी एक समान होता है। ऐसा नहीं कि हिंदी ऑनर्स वाले के लिए पॉलिटिकल साइंस का सब्सिडियरी अलग आएगा और ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री ऑनर्स वाले के लिए पॉलिटिकल साइंस का सब्सिडियरी अलग आएगा। ऐसा नहीं है, ऑनर्स अलग अलग होता है ठीक है, लेकिन जब सब्सिडियरी की बात आती है तो सब्सिडियरी सबका एक समान हो जाता है। तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। हम शुरू करते हैं 20 से 23 वाले आपके लिए और 19 से 22 वाले आपके लिए। यहाँ पर सेशन मेंशन, लेकिन 20 से 23 वाले आप इसको अवश्य पढ़ ले, क्योंकि ये आपके पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट यदि है तो ये आपके सिलेबस से ही उठाए गए हैं और क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में बनेंगे। आप देख पा रहे एक चीज़ और, इसमें जो क्वेश्चन आंसर करवाए गए हैं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन आंसर पर आपत्ति होगी और आपको लगेगा कि नहीं कुछ न कुछ मिस्टेक है, तो आप अपनी राय पूरी डिटेल्स के साथ कमेंट में रख सकते हैं। आपके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। वही तमाम छात्र छात्राएं वीडियो को देखने के बाद एक आध दिन बाद भी आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को आकर के चेक करें कि लोगों ने और जो शिक्षक भी इस वीडियो को देखते हैं उन्होंने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आप देख पा रहे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो हम हिंदी वाली पढ़ते हैं, आसान होगा तमाम छात्र छात्राओं के लिए। स्टर्न के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था से मिलकर बनी है। आप देख सकते हैं क्या उपरोक्त सभी से मिलकर के बनी है। उसके बाद से दूसरा है कि कौन अधिकारों के बिना अपना सर्वश्रेष्ठ विकास नहीं कर सकता, तो आप देख पा रहे हैं राज्य हो जाएगी। उसके बाद से तीसरा है कि ब्रिटेन में सरकार के किस अंक की संप्रभुता है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संविधान। आप देख पा रहे हैं अ ब स द होता है हिंदी में, वहीं ए बी सी डी यही हो जाती है इंग्लिश में, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद से 4 है, आप देखिएगा तो 4 है कि लोक जन शक्ति पार्टी का गठन कब हुआ, तो आप देख पा रहे हैं 28 नवंबर 2000। उसके बाद से 5वां है कि किसने दल विहीन लोकतंत्र पर जोर दिया, तो आप देख पा रहे हैं जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। उसके बाद से 6ठा है कि गांधी जी की आत्मकथा कब पहली बार विकसित हुई थी, तो आप देख पा रहे हैं 1927 हो जाएगी। उसके बाद से 7 है कि समान इच्छा का सिद्धांत किसने दिया, तो आप देख पा रहे हैं रूसो ने। उसके बाद से 8 है कि अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत पर प्रतिपादक कौन थे, तो आप देख पा रहे हैं अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे, तो आप देख पा रहे हैं जॉन लॉक हो जाएगा। उसके बाद से लस्की के अनुसार, ये 9वां क्वेश्चन है कि लस्की के अनुसार अधिकार क्या है, तो आप देख पा रहे हैं वही है। उसके बाद से 10वां है कि लस्की के अधिकार सिद्धांत के अनुसार राज्य की भूमिका क्या है, तो आप देख पा रहे हैं ब और स दोनों है, मतलब कि यहाँ पर आप देखेंगे तो बी और सी दोनों सही होगा। आप इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश ऊपर दिया हुआ है, हिंदी नीचे दिया गया है, तो आप मैच कर सकते हैं। उसके बाद से 11वां है कि लस्की के अनुसार मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या आवश्यक है, तो आप देख पा रहे हैं अधिकार। आप देखिएगा ये 11 नंबर है, तो इंग्लिश वाला जो है 11 नंबर के जस्ट राइट साइड में दिया गया है, लेकिन नीचे आप वही चीज़ हिंदी में दी गई है, लेकिन यहाँ पर 11 नंबर सीरियल वाइज जो यहाँ पर शो नहीं किया गया, क्योंकि नंबरिंग जो है एक ही बार ऊपर इंग्लिश वाले के जस्ट बगल में शो कर दिया गया है, तो हिंदी वाले के बगल में शो नहीं किया गया है। हम आगे बढ़ते हैं 12वां। आप देख पा रहे हैं 12वां इंग्लिश में ऊपर है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज एलिमेंट ऑफ ए स्टेट, मतलब कि निम्नलिखित में कौन राज्य का तत्व है, तो आप देख पा रहे हैं निम्नलिखित में, तो आप देख पा रहे हैं सरकार हो जाएगी। आप देख पा रहे हैं अ ब स द होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उसके बाद से 13वां आप देखिएगा तो राज्य के तत्व प्रमुख क्या है, तो आप देख पा रहे हैं इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद से 14वां है कि संप्रभुता को कैसे प्रभावित किया जा सकता है, तो सर्वोच्च शक्ति द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। उसके बाद से 15वां है, आप देख पा रहे हैं कि ग्रीक राज्य का आकार कैसा था, तो आप देख पा रहे हैं बहुत बड़ा राज्य हो जाएगा। उसके बाद से 16वां है कि वर्तमान राज्य को क्या कहते हैं, तो राज्य कहते हैं। उसके बाद से 17वां है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख अभिकर्ता कौन है, तो आप देख पा रहे हैं यूएनओ। 18वां है कि आगत कार्य क्या है, तो आप देख पा रहे हैं उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद से 19वां है कि कानून निर्माण के लिए कौन सी संरचना है, तो आप देख पा रहे विधायिका हो जाएगी। उसके बाद से 21 है कि कानून क्रियान्वयन के लिए कौन सी संरचना है, तो आप देख पा रहे कार्यपालिका हो जाएगी। उसके बाद से आगे है 21 आप देखिएगा तो कानून संरक्षण के लिए कौन सी संरचना है, तो आप देख पा रहे न्यायपालिका हो जाएगी। उसके बाद से 22 है कि राजनीतिक व्यवस्था के सभी तत्वों को कौन जोड़ता है, तो आप देख पा रहे हैं समाजीकरण हो जाएगी। उसके बाद से 23 है कि लस्की के द्वारा दी गई अधिकारों की परिभाषा जीवन के किस आयाम से जुड़ती है या जुड़ी है, तो आप देख पा रहे हैं सामाजिक जीवन हो जाएगी। 24 है कि कौन सी संस्था अधिकारों को वैधता प्रदान करती है, तो आप देख पा रहे हैं
ऑप्शन जो है वह बी हो जाएगा। और ब स है, आप देख पा रहे हैं नीचे द है, तो आप देखिएगा इसमें राज हो जाएगा राइट आंसर, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का अंग अधिकारों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है, तो आप देख पा रहे हैं न्यायपालिका हो जाएगा। उसके बाद से 26 है कि लास्की के अनुसार अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, तो आप देख पा रहे हैं पूरक हो जाएगा। उसके बाद से 27 है कि राजनीतिक अधिकारों के उपयोग के लिए किस प्रकार के अधिकारों की पूर्ण आवश्यकता है, तो आप देख पा रहे उपरोक्त सभी हो जाएगी। उसके बाद से 28 है कि किस वर्ष में ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक प्रकाशित हुई, तो आप देख पा रहे 1925 हो जाएगी। उसके बाद से 29 है कि मूल अधिकारों की भारत में प्रकृति क्या है, तो आप देख पा रहे हैं न्यायोचित हो जाएगी। उसके बाद से 30 है कि वर्तमान भारतीय राज्य का स्वरूप कैसा है, तो आप देख पा रहे कल्याणकारी राज्य हो जाएगी। उसके बाद से 31 है कि संप्रभुता किसके पास है, तो राज्य के पास है। उसके बाद से 32 है किसने लोवियाथन राज्य की अवधारणा दी, तो आप देख पा रहे हैं हॉबस हो जाएगा, 32 का ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद से 33 है कि राज्य की विशिष्ट विशेषता क्या है, तो आप देख पा रहे हैं अ और ब दोनों हो जाएगा। 34 है कि उस स्वतंत्रता को क्या कहते हैं जिसे मनुष्य अपने रोजगार अर्जन के लिए उपभोग की जाती है, तो आप देख पा रहे हैं आर्थिक स्वतंत्रता हो जाएगी। उसके बाद से आप देखिएगा 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विचारक स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा को वर्णित करता है, तो आप देख पा रहे हैं 35 वाला जो है वह सिर्फ इंग्लिश में ही मतलब कि ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन ए हो जाएगा, मार्क्स हो जाएगा, आप देख पा रहे। 36 आप देखिएगा तो 36 नीचे है, आप देख पा रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य समान के समान व्यवहार तथा असमान के साथ असमान व्यवहार की बात करता है, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी हो जाएगा, मनुष्य की प्राकृतिक समानता। आपको जो है हिंदी में भी मेरा क्वेश्चन एग्जाम में तो अ ब स द नहीं रहेगा, ए बी सी डी ही रहेगी, आप देख लीजिएगा। उसके बाद से आप देखिएगा तो 37 है कि व्यक्तिक स्वतंत्रता पर किसने निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा जोर दिया, तो आप देख पा रहे हैं जे.एस. मिल हो जाएगा। उसके बाद से 38 है कि या किसने कहा अधिकार जीवन की वह शर्त है जिसके द्वारा मनुष्य को अपना सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता, जिसके द्वारा मनुष्य अपना सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता। थोड़ी पढ़ने में मिस्टेक होगी तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, हम थोड़ी जल्दबाजी में हैं, 200 क्वेश्चन इसमें जो है पढ़ने और आपको बताने हैं। आप देख पा रहे हैं ऑप्शन ए हो जाएगा लास्ट की। उसके बाद से 39 है कि मार्क्स ने हेगेल से क्या लिया, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन डी हो जाएगी। आप देख पा रहे हैं जो आपके सामने है द्वंद्वात्मक विधि शायद है, आप देख पा रहे हैं द्वंद्वात्मक प्रविधि है, यहाँ पर आप देख लीजिए। उसके बाद से 40 है कि द सिविक कलर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन ए हो जाएगा आमंड और सिडनी वर्बा हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद से 41 आप देखिएगा तो 41 है कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम को किसने विकसित किया, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, जो येलो से हाईलाइट किया गया है। उसके बाद से आप देखिएगा 42 है कि अमांड और पावेल के द्वारा किस वर्ष संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम को विकसित किया गया, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगा 1966। इंग्लिश वाला में हाईलाइट है, हिंदी वाला में नहीं है, बात बराबर है, आप देख लीजिएगा ऑप्शन में। उसके बाद से 43 है कि आगत निर्गत विश्लेषण किस उपागम का भाग है, तो आप देख पा रहे हैं व्यवस्था उपागम हो जाएगा। उसके बाद से 44 आप देखिएगा तो अमन के अनुसार क्या एक कार्य नहीं है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन डी हो जाएगा राजनीतिक उदासीनता। उसके बाद से 45 है कि किस उपागम ने ईस्टर्न के व्यवस्था उपागम की कमियों को इंगित किया, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन डी हो जाएगा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम। उसके बाद से 46 है कि प्रतिक्रिया पाश तंत्र की शुरुआत किसने की, तो आप देख पा रहे हैं आमंड हो जाएगा। 47 है कि किस व्यवस्था के द्वारा वैध शारीरिक दंड का अधिकार है, तो आप देख पा रहे हैं सामाजिक व्यवस्था हो जाएगी। उसके बाद से 48 है कि आमंड के द्वारा कितने आगत कार्य है, तो आप देख पा रहे हैं 4 हो जाएगा आमंड के द्वारा आगत कार्य। उसके बाद से 49 है कि आमंड के अनुसार निर्गत कार्य कितने हैं, तो 3 है, आप देख पा रहे हैं आपके नजरों के सामने ऑप्शन है। 50 है कि उत्तर व्यवहारवाद उपागम की शुरुआत कब हुई, तो आप देख पा रहे हैं 60 दशक के मध्य हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 50 का, आप देख पा रहे हैं। 51 आप देखिएगा तो निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम उत्तर व्यवहारवाद उपागम पर जोर दिया, तो आप देख पा रहे हैं डेविड ईस्टन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 52 है कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक है उपागम राजनीति का अध्ययन कैसे करता है, तो आप देख पा रहे हैं संरचना तथा कार्य दोनों के आधार पर। उसके बाद से 53 है, आप देखिएगा 53 है कि निम्नलिखित में से कितने राजनीति के अध्ययन का वैधानिक उपागम नहीं अपनाया, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद से 54 है कि अंतर्दृष्टिकोण की आवश्यकता क्यों हुई, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद से 55 है कि राज्य के कितने तत्व है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा 4 तत्व है यहाँ पर राइट आंसर। उसके बाद से 56 है कि इनमें से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है, तो आप देख पा रहे हैं विधायिका हो जाएगी। ऑप्शन जो है 56 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन
डी हो जाएगा। उसके बाद 57 है कि द पॉलिटिक्स सिस्टम नामक पुस्तक डेविड ईस्टन ने कब प्रकाशित की, तो आप देख पा रहे हैं 1953 हो जाएगा। उसके बाद से 58 है कि आदर्शवादी चिंतक कौन थे, तो आप देख पा रहे हैं अ और ब, मतलब कि ए और बी दोनों सही होगा। उसके बाद से आप देखिएगा तो 59 है कि क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप देख पा रहे हैं कांट हो जाएगा। उसके बाद से 60 है कि आदर्शवादी की निम्नलिखित में से केंद्रीय अवधारणा क्या है, तो आप देख पा रहे हैं विचार हो जाएगी। उसके बाद से 61 है कि इनमें से कौन सा एक आदर्श मूल्य है, तो आप देख पा रहे हैं शांति हो जाएगी। उसके बाद से 62 की कौन सी विचारधारा मानती है कि विचार ही केवल वास्तविकता है, तो आप देख पा रहे हैं आदर्शवाद हो जाएगा। उसके बाद से 63 है कि राज्य और सरकार के मध्य प्रमुख अंतर क्या है, तो आप देख पा रहे हैं राज्य अमूर्त है और सरकार जो वो मूर्त है। उसके बाद से आप देखिएगा 64 है कि राज्य किस प्रकार का संगठन, तो आप देख पा रहे हैं नैतिक संगठन हो जाएगा। उसके बाद से 65 देखिएगा तो 65 है कि राज्य शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी, तो आप देख पा रहे हैं लैटिन भाषा हो जाएगी। उसके बाद से 66 है कि किस संस्था के पास संप्रभुता है, तो आप देख पा रहे हैं राज हो जाएगी। ऑप्शन जो होता है 4 ऑप्शन ज्यादातर उसी में से किसी एक को रिलेट किया जाता है। तो कभी कभी होता है कि कुछ आपके एग्जाम में हो सकता है कि जैसे समुदाय है, समाज, धार्मिक संस्था है, तो यहाँ पर समुदाय की जगह कुछ और हो लेकिन राज्य की जगह राज हो ही, तो आप देखिएगा ऑप्शन सीरियल वाइज ए बी सी डी इस तरीके से आप याद नहीं कीजिए। जो आंसर है जैसे कि राज्य आंसर है तो राज्य आप याद कीजिए। उसके बाद से 67 है कि राज्य शब्द को केंद्रीय भूमिका के शब्द के रूप में प्रसिद्ध करने वाला कौन था, तो आप देख पा रहे हैं मैकियावेली हो जाएगी 67 का। उसके बाद से 68 है कि वर्तमान भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी है, तो आप देख पा रहे हैं कल्याणकारी हो जाएगी। उसके बाद से 69 आप देखिएगा तो पुलिस राज्य का क्या कार्य है, तो आप देख पा रहे हैं कानून तथा व्यवस्था बनाए रखना। उसके बाद से 70 है आप देखिए कि राजनीतिक विज्ञान में व्यवस्था उपागम की शुरुआत किस शताब्दी में हुई, तो आप देख पा रहे हैं 20वीं में। हम थोड़ा स्लो बोलते हैं, मेरी आवाज फंस गई है। उसके बाद से 71 देखिए तो 71 है कि किस देश ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए व्यवस्था उपागम की शुरुआत की, तो अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद से 72 है कौन सा तत्व राजनीति व्यवस्था को विशिष्टता प्रदान करता है, तो आप देख पा रहे हैं जनसंख्या हो जाएगा। उसके बाद से 73 है 73 यहाँ पर ऊपर इंग्लिश में है नीचे हिंदी में है कि राजनीतिक व्यवस्था में आगत किस रूप में प्रवेश करता है, तो आप देख पा रहे हैं अ और ब, मतलब कि ए और बी दोनों सही होगा। तो आप देख पा रहे हैं डिमांड है, उसके बाद सपोर्ट है और ऑप्शन टी सही होगा 73 का। यदि हम इंग्लिश वाला बात करें तो और हिंदी वाला द होगा और ब दोनों। आप देख पा रहे हैं 74 है कि अमांड के अनुसार परिवार का कार्य है, आप देख पा रहे राजनीतिक समाजीकरण। उसके बाद से 75 है कि राजनीतिक व्यवस्था में नीतियाँ क्या है, तो आप देख पा रहे निर्गत हो जाएगी। उसके बाद से 76 है कि डेविड ईस्टन द्वारा भागों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो आप देख पा रहे हैं 2 भागों में। उसके बाद से 77 आप देखिएगा तो 77 है कि निम्नलिखित में से निर्गत कार्य कौन सा है, तो आप देख पा रहे उपयोग सभी हो जाएगी। उसके बाद से 78 है कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम राजनीति विज्ञान की किस शाखा में वृहत रूप से प्रयोग होता है, तो आप देख पा रहे तुलनात्मक राजनीति हो जाएगी। उसके बाद से आप देखिएगा 79 तो राजनीति चिंतन के अध्ययन में राजनीति व्यवस्था उपागम को कब प्रसिद्धि मिली, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। उसके बाद से 80 है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप देख पा रहे हैं जर्मनी हो जाएगी राइट आंसर। उसके बाद से 81 है कि कल्याणकारी राज्य का कार्य क्या है, तो आप देख पा रहे उपरोक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद से 82 है कि आधुनिक राज्य की प्रकृति कैसी होती है, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन डी हो जाएगी राइट आंसर। बोथ बी और सी दोनों, मतलब ब और स दोनों। उसके बाद से देखिएगा 83 है कि राज्य को आवश्यक बुराई किसने परिभाषित किया, तो आप देख पा रहे हैं आदर्शवादियों ने। उसके बाद से 84 है आप देख पा रहे हैं उदारवाद की केंद्रीय अवधारणा क्या है, तो आप देख पा रहे हैं स्वतंत्रता हो जाएगी। उसके बाद से 85 है 50 देखिएगा तो उदारवादी चिंतक किस स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं व्यक्ति हो जाएगी। उसके बाद से 86 है कि स्वतंत्रता का पूरक क्या है, तो आप देख पा रहे हैं समानता हो जाएगा। उसके बाद से 87 है कि अर्नेस्ट बरकर के अनुसार राजनीति का मूल्य सिद्धांत क्या है, तो आप देख पा रहे हैं स्वतंत्रता हो जाएगा। उसके बाद से 88 है कि ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप देख पा रहे हैं जे.एस. मिल हो जाएगी। उसके बाद से 89 है कि स्वतंत्रता कितने आयाम, तो आप देख पा रहे हैं 3 आयाम में हो जाएगा। उसके बाद से नकारात्मक स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, 90 का जो है प्रतिबंधों का अभाव हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद से 91 है कि सकारात्मक स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, तो आप देख पा रहे उचित प्रबंधों का होना, आप देख पा रहे। उसके बाद से 92 है कि आर्थिक स्वतंत्रता के केंद्र में क्या है, तो आप देख पा रहे रोजगार हो जाएगा। उसके बाद से 93 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, तो आप देख पा रहे हैं बचने की स्वतंत्रता। उसके बाद से 94 आप देखिएगा तो निम्नलिखित में से कौन अनुपातिक समानता को मानते हैं, तो आप देख पा रहे हैं अरस्तु हो जाएगा। उसके बाद से 95 है
कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी वाला जो होगा वो पहली जगह हाईलाइट किया हुआ है। हम आगे बढ़ते हैं। 96 की नागरिक समाज में एक मनुष्य किस प्रकार की स्वतंत्रता का उपयोग करता है, तो आप देख पा रहे हैं नागरिक स्वतंत्रता हो जाएगा। उसके बाद 97 है कि उदारवाद का पिता किसे कहा जाता है, तो आप देख पा रहे हैं जॉन लॉक हो जाएगा। 98 है कि उदारवाद का केंद्र बिंदु क्या है, तो स्वतंत्रता हो जाएगा 98 का ऑप्शन बी। 99 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी मानता है, तो आप देख पा रहे हैं ये दोनों सही हो जाएगा। मतलब कि सी और डी देखिएगा, इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ये दोनों सही होगा। उसके बाद से 100 है कि अलगाव का क्या अर्थ है, तो आप देख पा रहे हैं अकेलापन महसूस करना या अकेलापन महसूस होना। उसके बाद से 101 आप देखिएगा तो 101 है कि अलगाव दर्शाता है क्या, शक्तिहीनता को दर्शाता है। उसके बाद से 102 है कि वन डायमेंशनल मैन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप देख पा रहे हैं हर्बर्ट मार्क्यूस हो जाएगा राइट आंसर। आप देख पा रहे हैं 102 का ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद से 103 है कि वन डायमेंशनल मैन नामक पुस्तक प्रकाशित हुई कब हुई, तो 1964 में। आप देख पा रहे 104 है कि निम्नलिखित में से कौन से समाज में अलगाव पाया जाता है, तो आप देख पा रहे हैं आधुनिक और पूंजीवादी समाज में, आधुनिक समाज में और पूंजीवादी समाज में। 105 है कि किस राजनीतिक विचारधारा ने अलगाव की अवधारणा को उत्पादन के साथ जोड़ा है, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी हो जाएगा, मतलब कि 100 हो जाएगा मार्क्सवाद। उसके बाद 106 है कि आज़ादी से आप क्या समझते हैं, तो स्वतंत्रता हो जाएगी राइट आंसर। उसके बाद 107 है कि लैग वर्क टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है, तो आप देख पा रहे हैं नेल्सन मंडेला हो जाएगा। उसके बाद से 108 है कि फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या है, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वतंत्रता समानता और है भ्रातृत्व हो जाएगा। उसके बाद 109 है कि फिक्की का पूरा नाम क्या है, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। उसके बाद से 110 है, आप देख पा रहे हैं कि लॉबिंग से जुड़ी हुई है, तो आप देख पा रहे हैं दबाव समूह। उसके बाद से 11 है कि दबाव समूह अपने सदस्य के हितों को बचाने के लिए किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं, तो उपयोग सभी हो जाएगी। उसके बाद से 112 है कि दबाव समूह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किस विधि का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यह प्रदर्शन करवाते हैं। 112 का भी आंसर कुछ हमें ठीक नहीं लग रहा है। यदि आपको लग रहा है कि हाँ ऑप्शन बी सही है, तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि हाँ बी सही है, नहीं तो कोई और आपको लग रहा है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। उसके बाद से आप लोग कमेंट भी पढ़ लीजिएगा। 113 है, अब देखिएगा 113 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देशव्यापी पहला संगठित भारतीय मजदूर संघ है, तो आप देख सकते हैं अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस। 114 है कि दबाव समूह के विभिन्न प्रकार क्या है, तो गैर संबंध। उसके बाद से 115 है कि एवीबीपी का पूरा नाम क्या है, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आप देख सकते हैं 115 का ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 116 है कि एवीबीपी एक क्या है, तो संगठन है, किसका संगठन है, तो विद्यार्थियों का संगठन है। 116 का ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 117 है कि AIKS का गठन कब हुआ, तो आप देख पा रहे हैं 1936 हो जाएगी राइट आंसर। हिंदी वाले में टिक नहीं है, मतलब कि हाईलाइट नहीं है, इंग्लिश वाले में है। आप देख सकते हैं 1936 ऑप्शन सी हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं 118 है कि AIKS किससे संबंधित संस्थान है, तो आप देख पा रहे हैं तो किसान हो जाएगा। उसके बाद से 119 है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, तो पर्यावरण से। 120 है कि राजनीति विज्ञान में व्यवस्था उपागम की शुरुआत किसने की, तो आप देख पा रहे हैं डेविड ईस्टन हो जाएगी। 121 है कि न उदारवादी राज्य की क्या प्रमुख विशेषता है, तो आप देख पा रहे हैं व्यापकता हो जाएगी। उसके बाद से 122 है कि नकारात्मक उदारवाद के अग्रणी कौन है, तो आप देख पा रहे हैं एडम स्मिथ हो जाएगा। 122 का ऑप्शन बी। 123 है कि परंपरावादी उदारवादियों के अनुसार राज्य की प्रकृति कैसी है, तो आप देख पा रहे उपरोक्त सभी हो जाएगी। उसके बाद से 124 है कि आदर्शवाद के पिता कौन है, तो आप देख पा रहे प्लेटो हो जाएगा। 125 है कि राज्य की प्रकृति आदर्शवादियों के अनुसार कैसी है, तो आप देख पा रहे इसका हो जाएगा वीक हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। 126 है कि आदर्शवादियों के अनुसार वास्तविकता का सही चरित्र क्या है, तो आप देख पा रहे शारीरिक हो जाएगी। 127 है कि गांधी हिगेल कांट किस विचारधारा से है, तो आप देख पा रहे आदर्शवाद हो जाएगा। उसके बाद से 128 है कि आदर्शवादियों को प्राथमिक क्या है, तो आप देख पा रहे हैं मस्तिष्क हो जाएगी। उसके बाद से 129 है कि आदर्शवादियों के अनुसार राजनीति क्या है, तो आप देख पा रहे हैं अ और ब दोनों सही है, मतलब कि ए और बी, मतलब कि शक्ति प्रदान करने की गतिविधि और सेवा उन्मुखी गतिविधि। उसके बाद से 130 है कि आधुनिक उदारवादियों के अनुसार राज्य का क्या कार्य है, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। 131 है कि कल्याणकारी राज्य की प्रकृति क्या है, तो आप देख पा रहे व्यापक हो जाएगा। 132 है कि कल्याणकारी राज्य में सरकार का प्रमुख लक्षण क्या है, तो आप देख पा रहे लोगों की भलाई हो जाएगी, लोगों की भलाई हो जाएगी। 133 है कल्याणकारी राज्य मुख्यतः संश्लेषण है, तो आप देख पा रहे हैं 133 का ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद 134 है कि समाजवाद की मूल अवधारणा क्या है, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, स्वतंत्रता हो जाएगा। उसके बाद 135 है कि
साम्यवादी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो आप देख पा रहे हैं उपरोक्त सभी हो जाएगी। 136 है कि निम्नलिखित में से कौन समाजवादी चिंतक है? तो आप देख पा रहे हैं कार्ल मार्क्स हो जाएगा। उसके बाद से 137 है कि निम्नलिखित में से कौन एक समाजवादी चिंतक नहीं है? तो आप देख पा रहे हैं हराल्ड लास्की हो जाएगा। उसके बाद से आप देखिएगा 138, तो 138 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बतलाता है? तो आप देख पा रहे हैं अनुच्छेद 21 हो जाएगी। उसके बाद से 139 है कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों को रखा गया? तो आप देख पा रहे हैं तीसरा भाग हो जाएगा। उसके बाद 140 है कि हराल्ड लास्की विचारक है, तो आप देख पा रहे हैं सामाजिक विचारक है। उसके बाद से 141 है लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानवीय तस्करी के खिलाफ अधिकार भारतीय संविधान में अंकित करता है? तो आप देख पा रहे हैं अनुच्छेद 23 हो जाएगा। उसके बाद से 142 है कि शिक्षा का अधिकार में दिया गया है, तो आप देख पा रहे हैं अनुच्छेद 21 हो जाएगा। ऑप्शन आप देख पा रहे हैं ए हो जाएगा, आर्टिकल 21 का ए हो जाएगा। उसके बाद से आप देखिएगा 143 अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? तो आप देख पा रहे हैं 6 हो जाएगा। 144 है कि संपत्ति का अधिकार है, आप देख पा रहे हैं वैधानिक अधिकार। उसके बाद 145 आप देखिएगा तो सरकार के किस रूप में शासक को जनता के द्वारा चुना जाता है? तो आप देख पा रहे हैं लोकतंत्र हो जाएगी। उसके बाद 146 है, आप देख पा रहे हैं कि लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द डेमोक्रेशिया से हुई थी, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से 147 के निम्नलिखित में से कौन सा देश लोकतांत्रिक है? तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर है भारत हो जाएगा। उसके बाद से 148 है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं। उसके बाद 149 है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आधुनिक उपागम क्या है? तो आप देख पा रहे हैं व्यवहारात्मक आगम हो जाएगा, व्यवहारात्मक आगम। उसके बाद से 150 है, 150 है कि परपरावादी आगम का मुख्य केंद्र क्या नहीं है? तो आप देख पा रहे हैं विचार हो जाएगा। उसके बाद 151 है आधुनिक उपागम का केंद्रीय विचार क्या है? तो वैधानिक अध्ययन हो जाएगा। उसके बाद से आप देख पा रहे हैं 152 है। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए 152 का, आप देख पा रहे हैं आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इंस्टीट्यूशनल स्टडीज हो जाएगा और हिंदी में हो जाएगा संस्थागत उपागम। उसके बाद 153 आप देखिए तो दार्शनिक उपागम के केंद्र में क्या है? तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी हो जाएगा कंसेप्ट एंड आइडियाज, मतलब कि अवधारणा एवं विचार। उसके बाद 153 देखिएगा तो 153 है कि वैधानिक उपागम द्वारा किसका मुख्यतः अध्ययन होता है? तो आप देख पा रहे हैं उपयोग सभी हो जाएगी। उसके बाद 155 है कि राजनीतिक विज्ञान का एक ऐतिहासिक उपागम विश्व घटनाओं का कैसे विश्लेषण करता है? तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ऐतिहासिक घटनाओं द्वारा। उसके बाद 156 है, अब देखिए 156 का आंसर जो होगा वह सी होगा, 8 हो जाएगा राइट आंसर, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। 157 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आधुनिक उपागम है? तो आप देख पा रहे हैं व्यवस्था उपागम हो जाएगा 157 का ऑप्शन ए। 158 आप देखिए तो 158 है कि व्यवहारवादी कौन है? तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। 159 है, आप देखिएगा तो 159 का क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन जो होगा वह सी हो जाएगा, टीएच ग्रीन हो जाएगा राइट आंसर। 160 है कि गांधीवाद का प्रमुख विचार क्या है? तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, सत्य और अहिंसा हो जाएगा। उसके बाद 161 है कि मार्क्सवाद में कौन सी श्रेणी विश्लेषण का केंद्र है? तो आप देख पा रहे हैं वर्ग हो जाएगा। उसके बाद से 162 है कि मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य किस प्रकार की संस्था है? तो आप देख पा रहे हैं स्वाभाविक हो जाएगी। उसके बाद 163 है कि मार्क्स के अनुसार समाज हमेशा कितने प्रकार में बटा होता है? तो आप बटा हुआ है, तो आप देख पा रहे हैं तीन जो है वह भाग में बटा हुआ है। उसके बाद 164 है कि मार्क्सवादी विचारधाराओं के अनुसार पूंजीपति समाज में शासन करने वाला वर्ग कौन है? तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 165 है कि मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार पूंजीपति समाज में मजदूर वर्ग कौन है? तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद 166 है कि इनमें से कौन सी अवधारणा मार्क्सवाद का केंद्र है? तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद 167 है कि समाजवाद किस व्यवस्था को समाप्त करना चाहता है? तो आप देख पा रहे हैं पूंजीवाद को। उसके बाद 168 है कि समाजवादी राज्य किस प्रकार की समानता में विश्वास रखता है? तो आप देख पा रहे हैं आर्थिक समानता। उसके बाद 169 है कि समाजवादी राज्य में उत्पादन के साधनों पर कौन नियंत्रण रखता है? तो आप देख पा रहे हैं सार्वजनिक क्षेत्र हो जाएगी। 170 है कि संप्रभुता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता? तो आप देख पा रहे हैं राज्य हो जाएगा। उसके बाद 171 है कि संप्रभुता किस प्रकार की अवधारणा है? तो आप देख पा रहे हैं सामाजिक हो जाएगा। उसके बाद 172 है कि किसने संप्रभुता से राज्य के संपूर्ण तथा शाश्वत शक्ति के आदेश के रूप में परिभाषित किया? तो आप देख पा रहे हैं जीन बोधा हो जाएगा। 173 है कि संप्रभुता, अब क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा 173 का ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद 174 है उसका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आप देख पा रहे हैं 175 है उसका आंसर जो होगा ए हो जाएगा राइट आंसर। आप देख पा रहे हैं 176 देखिएगा तो 176 है उसका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से 177 है, आप देख पा रहे हैं कानून का शासन का जोर किस पर है? तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 178 आप देखिए तो 178 है कि कानून का शासन का क्या अभिप्राय है? तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 179 की आप देख पा रहे हैं 179 के ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, विधि का ज्ञान। उसके बाद 180 है कानून के कौन से 2 प्रकार है? तो आप देख पा रहे हैं और ब मतलब कि निर्देशात्मक और वर्णात्मक हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद 181 है कि प्राकृतिक कानूनों की प्रकृति कैसी है? तो आप देख पा रहे हैं नियामक हो जाएगा। उसके बाद 182 है
182 का ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। आप पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन। उसके बाद 183 है कि डायसी के द्वारा कौन सी व्यवस्था की आलोचना की, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रांसीसी वैधानिक व्यवस्था। उसके बाद 184 है कि किस देश ने सर्वप्रथम विधि का शासन अपनाया, तो आप देख पा रहे हैं ब्रिटेन हो जाएगा। उसके बाद 185 है कि लोकतंत्र में कानून सरकार के किस अंग द्वारा बनाया जाता है, तो आप देख पा रहे हैं कार्यपालिका हो जाएगा। उसके बाद 186 है आप देख पा रहे हैं स्वतंत्रता के उपभोग के लिए किसका समाज में होना आवश्यक है, तो आप देख पा रहे हैं न्याय का। उसके बाद 187 है कि कौन सी दो अवधारणाएं आपस में जुड़ी हुई है, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 188 है कि मार्क्स के लेखन में अधिसूचना के अंतर्गत कौन से संगठन आते हैं, तो देख पा रहे हैं उपयुक्त सभी हो जाएगी। उसके बाद 189 है कि द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी गई, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद से 190 है आप देखिएगा तो 190 कि द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब प्रकाशित हुई, तब देख पा रहे हैं 1848 हो जाएगा। उसके बाद 191 है कि मार्क्सवादी निम्नलिखित में से किस विचारधारा का विरोधी है, तब देख पा रहे हैं पूंजीवाद हो जाएगा। उसके बाद 192 है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्तमान राज्य समाप्त हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से 193 आप देखिएगा तो मार्क्सवाद के अनुसार राज्य किस प्रकार का संगठन, तो आप देख पा रहे हैं विकासात्मक हो जाएगा। उसके बाद से 194 आप देखिएगा 194 है कि कार्ल मार्क्स है क्या है समाजवादी विचारक। उसके बाद 195 है कि हरिजन शब्द का प्रयोग किसने किया, तो आप देख पा रहे हैं गांधी जी ने। उसके बाद से 196 की यह परिभाषा किसने दी, लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है, तो आप देख पा रहे हैं अब्राहम लिंकन हो जाएगी। उसके बाद से 197 है कि आप देख पा रहे हैं दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, तो भारत है, आप देख पा रहे हैं। 198 देखिएगा तो भारत में मतदान का उम्र क्या है, तो 18 है, आपको पता है। उसके बाद से है 199 की दुनिया में दो प्रकार के लोकतंत्र कौन कौन से हैं, तो आप देख पा रहे हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। और 200 नंबर का लास्ट वाला है कि लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशेषताएं हैं या विशेषता है, तो आप देख पा रहे हैं उपयुक्त सभी हो जाएगी। तो इसके साथ ही 1 से लेकर के 200 तक के क्वेश्चन आंसर समाप्त हुआ। उसके बाद से 201 से 300 तक के आप उसका वीडियो अभी आया कि नहीं, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक आप देख सकते हैं, वहाँ पर अपडेट हो जाएगा तो उसको देख लीजिएगा, अपडेट नहीं हुआ होगा तो वेट कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।